आपका स्वागत है एक्सट्रीम सर्वाइवल कॉट ऑन कैमरा में। ये नजारे आपका दिमाग हिला देंगे। मैं आपको जांबाजों के कारनामे दिखाने वाला हूं जो जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे, मगर हर बाधा पार करके वो जिंदा बच गए। इस बार हम देखने वाले हैं काम के वक्त आई मुसीबत, और इनमें से ही मैं अपनी पसंदीदा क्लिप भी चुनने वाला हूँ। अरे बाप रे, ओह माय गॉड! कमाल है, उन्होंने उन बच्चों की जान बचा ली। सब अपना काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं क्योंकि अच्छा काम करने पर ही शाबाशी मिलती है, मगर एक नाराज हाथी से बच पाना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। उन हालात में अगले दिन काम के लायक बच पाना भी मुश्किल होता है। हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देने वाले हैं जिनकी मदद से आप शाबाशी पाने के लिए, अगर जान बचाने के लिए जूझ रहे हो, तो अपनी जान बचा सकें। देखते रहिए, क्योंकि ये तरीके एक दिन आपकी जान भी बचा सकते हैं। नाश्ते के वक्त लोग परिजनों से विदा लेकर निकल जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि रात का खाना सब साथ में ही खाएंगे, लेकिन हमारे पहले सर्वाइवर उम्मीद से कहीं पहले नेशनल न्यूज पर नजर आ गए। अटलांटा की ऐतिहासिक कॉटन मिल धू धू कर जल रही थी और लपटें आसमान छू रही थी। इस इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था, तभी आग लग गई। 68 मीटर ऊपर एक क्रेन ऑपरेटर अभी भी अपने कैबिन में बैठा था। उस क्लिप को देखकर यही लगता है कि हालात उससे बुरे हो ही नहीं सकते। वो एक क्रेन में बैठे थे, नीचे आग जल रही थी। वो मामूली आग नहीं थी, जबरदस्त आग थी। नीचे जल रही आग के लपटों का तापमान 980 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं था। ये जाहिर था कि उस पूरी इमारत को काफी नुकसान होने वाला है। पूरी इमारत ढह जाती और उसके साथ ही वो नीचे चले आते। अचानक कैबिन में आग लग गई। अब उस ऑपरेटर के पास एक ही रास्ता था, उसे खाली करना। वो आग से ज्यादा दूर जाने की कोशिश भी कर रहा था। लोहे की वो क्रेन इतनी गर्म हो चुकी थी कि वो उसकी गर्मी अपने जूतों के अंदर भी महसूस कर रहे थे। ऐसे में उनके लिए एक ही जगह बची थी, कंक्रीट के काउंटरवेट पर जाना। वो कहीं नहीं जा सकते थे, वो वहां फंस चुके थे। हालात बड़े ही खतरनाक थे। वो सब कुछ देख रहे थे पर कुछ कर नहीं सकते थे। वो बहुत बुरी तरह से डर गए थे। उन्हें वहां से जल्दी निकालना जरूरी था, मगर सीढ़ियों से उनके पास तक नहीं पहुंचा जा सकता था। बस ऊपर से ही कुछ किया जा सकता था। ऊपर एक हेलीकॉप्टर से करीब 25 मीटर नीचे एक फायर फाइटर लटक रहे थे, और वो भी पहली बार इस तरीके से किसी को बचाने गए थे, जो आसान नहीं होता। गर्मी की वजह से थर्मल हवाएं पैदा होती हैं, जिससे मोटर ब्लेड अस्थिर हो जाते हैं। ऐसे में पायलट के लिए हेलीकॉप्टर को स्थिर रखना भी बहुत मुश्किल होता है। उस वक्त ऐसे 3 लोग थे जिनकी जान खतरे में थी। एक तो थे उस हेलीकॉप्टर के पायलट, दूसरे वो साहब जो क्रेन ऑपरेटर को बचाने के लिए एक रस्सी से झूल रहे थे और आग की लपटें उनके पैरों को छूने लगी थी, और फिर क्रेन ऑपरेटर जो उस वक्त क्रेन के काउंटरवेट के आखिरी छोर पर बैठे थे। वहां कई तरह के खतरे थे और जरा सी चूक से भी क्रेन ऑपरेटर की जान जा सकती थी। तभी फायर फाइटर ने किसी तरह से उस क्रेन ऑपरेटर तक एक हार्नेस पहुंचा दिया। ये बात बड़ी हैरानी की थी कि उस पायलट ने इतने मुश्किल हालात में भी हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण बनाए रखा। उस शख्स को वहां तक ले गए और क्रेन ऑपरेटर को बचाने में कामयाब रहे। फिर दोनों साथ हो लिए और पायलट उन्हें लेकर सुरक्षित जगह की ओर उड़ गए, क्योंकि वो इमारत किसी भी वक्त ढह सकती थी। पायलट और फायर फाइटर की काबिलियत की वजह से क्रेन ऑपरेटर को उस नर्क से छुटकारा मिल गया और वो सही सलामत वहां से बाहर निकल आए। कई काम ऐसे होते हैं जिनमें खतरा उठाने पर ही काम बन पाता है, मगर कई बार दूसरों का शिकार करने की कोशिश में खुद भी शिकार बनने का खतरा पैदा हो जाता है। जंगली जानवरों के साथ काम करना डेविड साउ मार्कोस का बचपन का सपना था। कैलिफोर्निया के एक चिड़ियाघर की इस नौकरी से वो बहुत खुश थे, मगर हालात बदलने वाले थे। मेरे ख्याल से तो दुनिया का सबसे खतरनाक जीव हाथी ही है। भड़का हुआ हाथी आपके पीछे पड़ जाए तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल होता है। आप बचकर भाग नहीं सकते, उनसे बचकर छिपा नहीं जा सकता। एक भड़के हुए हाथी से कोई नहीं बच सकता।
सिंडी नाम की हथिनी पहले भी कई बार भड़क चुकी थी और वो फिर से अजीब हरकतें करने लगी थी। खतरे का एहसास होते ही डेविड उसके झुंड की राजमाता के नीचे छिप गए ताकि अपनी जान बचा सके। जो जीव जितना समझदार होता है उसका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक होता है। मेरे ख्याल से आप चिंपैंजी या भालू या हाथी जैसे जीवों को देखिए तो ये जंगली जीवों में सबसे समझदार जीव होते हैं, लेकिन ये वो जीव भी हैं जो अगर गुस्से में हो तो फिर इनका गुस्सा ठंडा कर पाना मुश्किल होता है। वो कीपर बाड़ के बाहर तो आ गया था, पर उसने देखा कि बाड़ का दरवाजा खुला है और सिंडी उसके अंदर आ सकती है। सिंडी ने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। उसके झटके से डेविड एक दीवार के पास जा गिरे और हथिनी के हमलावर तेवर बरकरार थे। वो हथिनी कम से कम 6 टन की तो थी ही और वो उस रेलिंग गेट को तोड़ रही थी जिसे कीपर बड़ी बेताबी से बंद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि हथनी ने अपने सूंड से गेट को खोला जिससे वो दूर जा गिरा, क्योंकि जब 6 टन की उस हथनी ने उस दरवाजे को खोला था तब उसने बला की ताकत लगाई थी। अगर उस वक्त कीपर उस दरवाजे के पीछे होता तो उसका कीमा बन गया होता। उस वक्त अगर सिंडी चाहती तो वहां से भाग सकती थी, लेकिन वो तो बेचारे कीपर के पीछे पड़ी थी जो अपना रोज का काम कर रहा था। जीवों के ट्रेनर को यह मालूम होना चाहिए कि हालात जब बेकाबू हो जाएं तब उसे अपनी जान कैसे बचानी है। सब ये काम करना चाहते हैं क्योंकि अच्छी तरह से काम करने पर शाबाशी मिलती है। हाथी अगर शांत हो तो उनके जैसा जीव और कोई नहीं होता। आप उन्हें गले लगा सकते हैं, कुछ खिला सकते हैं, मगर इन सब के बावजूद आपको हर वक्त बुरे से बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कीपर उस वक्त दीवार के निचले किनारे से चिपका हुआ था, जिस वजह से हथिनी उसे अपने पैरों तले कुचल नहीं पा रही थी। कीपर बड़ा ही खुशकिस्मत था जो वो उछाले जाने के बाद इमारत के बिल्कुल निचले हिस्से में दीवार के पास गिरा था और वही उसकी जान का सुरक्षा घेरा बन गया। वो उस कोने के पास इस तरह से दुबका हुआ था कि हथनी उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि हथनी उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश भी कर रही है। अगर वो जगह खुली खुली होती तो हाथी वैसी किसी जगह पर अपने सिर से किसी इंसान के शरीर पर धक्का मारते हैं और फिर सिर की टक्कर से ही उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करते हैं। हाथियों के हमले में अक्सर यही देखा जाता है कि इंसान का शरीर बिल्कुल चपटा हो गया है। जब दूसरे ट्रेनर भी मदद के लिए दौड़ पड़े तब हथिनी भी वहां से चल पड़ी। उस बेहद खतरनाक हादसे में बचने के बाद डेविड को 8 दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा और 7 महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो पाए। फिर काफी लंबे समय तक उन्होंने जानवरों के साथ काम नहीं किया। हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल अक्सर भवन निर्माण के वक्त कुछ बड़े ही बारीकी से किए जाने वाले कामों के लिए किया जाता है। वो जो काम कर रहे थे वो हेलीकॉप्टरों के लिए नया नहीं है। बिहारों में हम अक्सर हेलीकॉप्टरों की मदद से ही बिजली की लाइन लगाते हैं। हम केबल कार बनाते हैं। इस हेलीकॉप्टर का पायलट एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगाने में मदद कर रहा था। इस क्लिप में नजर आ रहे पायलट के लिए शायद वो दिन बहुत ही बुरा था। वो मंडरा रहा था, फिर नीचे आने लगा और नीचे आ ही गया। तभी हेलीकॉप्टर का रोटर ब्लेड उस केबल में उलझ गया जिससे क्रेन बंधी थी। बचाओ, जल्दी करो, मदद करो, मदद करो, जल्दी। पायलट के लिए वो हादसा जानलेवा हो सकता था, मगर किस्मत से उसने सीट बेल्ट बांध रखी थी। शायद उसी वजह से उसकी निश्चित मौत भी टल गई थी। उनकी जान इसलिए बची क्योंकि उन्होंने बेल्ट बांध रखी थी। ज्यादातर हेलीकॉप्टर हादसों में खासकर सेना के पायलटों की जान इस वजह से जाती है कि वो कूदने से पहले अपनी बेल्ट खोल लेते हैं और वो कूदने को तैयार होते हैं, मगर उस वक्त अगर कोई हादसा होता है तो उनकी जान चली जाती है। अगर रोटर ब्लेड का संतुलन जरा सा भी बिगड़ा तो खेल खत्म। उनमें जोर नहीं रह जाता और हेलीकॉप्टर नीचे आ गिरता है। कहानी खत्म। किसी भी बड़े अभियान पर जाने वाले लोग अपनी जिंदगी के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब हम आपको जो क्लिप दिखाएंगे उसमें जिंदा बच गए लोग काम करते वक्त कुदरत के तत्वों के सामने फंस गए और उनके पास कोई बैकअप प्लान भी नहीं था। अभियान और संगीत समारोह करीब करीब एक जैसे ही होते हैं, जहां लोग अक्सर कैंपिंग करते हैं और कुदरत के नजारों का मजा लेते हैं। साल 2011 में हजारों लोग पुके पॉप म्यूजिक फेस्टिवल का मजा ले रहे थे, तभी अचानक रंग में भंग पड़ गया। वो तूफान बड़ा ही जबरदस्त था। वो अचानक ही आया और फिर देखते ही देखते बेहद खतरनाक हो गया।
एक टेंट के अंदर डीजे बॉनिक्स अपना काम कर रहे थे, तभी मस्ती भरा ये दौर कुदरत की तबाही का शिकार बन गया। टेंट से बाहर निकल जाइए। लोग वहां जमा थे और काफी मस्ती मजाक कर रहे थे। अचानक ही वहां अफरा तफरी मच गई। कहीं भागने की भी जगह नहीं थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग टेंट के बाहर भाग तो रहे थे, लेकिन फिर से अंदर आ रहे थे, क्योंकि बाहर बड़ा जबरदस्त तूफान था। मगर वो तूफान कोई आम तूफान नहीं था। वो बड़ा ही जबरदस्त तूफान था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आमतौर पर होता यह है कि जब गरज तूफान आता है तब उसमें गर्म और नम हवा ऊपर उठकर वायुमंडल के निचले स्तर तक जाती है और वहाँ ठंडी होकर गरज तूफान बनाती है। उस वक्त वो इतने भारी होते हैं कि नीचे गिर जाएं, लेकिन अगर हवा तेज हो तो वो उसे और ऊपर खींच लेती है। लेकिन अगर ऊपर उठने वाली हवा बहुत ही तेज हो तो उससे एक ऐसा सुपर सेल बन सकता है, वो भाप को ऊपर खींचता है और वहीं पर जमकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है। वो बूंदें इतनी भारी होती हैं कि नीचे गिर जाएं, लेकिन अगर हवा बहुत तेज हो तो वो उन्हें वापस ऊपर खींच लेती हैं। वो फिर से पानी की परत में समा जाती हैं, एक बार फिर से जमती हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। उनका आकार धीरे धीरे बड़े से बड़ा होता जाता है। उससे ही गोल्फ के बॉल जितने बड़े ओले गिरते हैं। 60,000 लोग नाच गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे और तभी बारिश होने लगी। आसमान फट पड़ा और ओले बरसने लगे और ओले इतने बड़े थे कि लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। जो लोग कुछ देर पहले अपनी जिंदगी की सबसे मजेदार रात का मजा ले रहे थे, वही दूसरे पल अपनी जान बचाने के लिए वो लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे। उस वक्त बारिश भी आड़ी पड़ रही थी। मैंने पहले कभी उस तरह की बरसात नहीं देखी। जब हवा भी काफी तेज हो गई तब लोगों ने समझ लिया कि उनकी जान खतरे में है। उन्हें छुपने की सुरक्षित जगह की जरूरत थी। बदकिस्मती से वहाँ का माहौल उत्सव जैसा था और वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी। हजारों लोगों के लिए वहाँ टेंट लगे हुए थे। कुछ लोग तो ट्रकों के पीछे बैक स्टेज पर जा छिपे, मगर ज्यादातर लोगों को छिपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। वहां का मस्ती भरा माहौल अब मातम भरा बनता जा रहा था और हर जगह तरह तरह के साज और दूसरी चीजें उड़ रही थीं। हवा में एक टेंट भी उड़ गया जो कुछ देर तक तूफान में उड़ता रहा, फिर जमीन पर आ गिरा। वहाँ बहुत ही कमजोर सपोर्ट पर लाइटें लगाई गई थी, पानी भी था और वहाँ पानी कम नहीं था, काफी था और साथ ही बिजली भी थी। तूफान 15 मिनट तक ही रहा, मगर इतनी ही देर में उसने लोगों का सारा मजा किरकिरा कर दिया था। 140 लोग घायल हो गए और 5 की मौत भी हो गई, मगर हजारों लोग बच भी गए। आज जब उस घटना को याद करता हूँ तो ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि जो लोग वहाँ मजा लेने आए थे उनमें से कुछ की मौत हो गई, पर ये सोचकर थोड़ी खुशी भी होती है कि हम नसीब वाले थे जो बच गए। मैं आपको अपनी पसंदीदा क्लिप भी दिखाने वाला हूँ, इसलिए देखिए और बताइए कि मुझसे सहमत हैं या नहीं। अभी तक हमने देखा कि काम करते वक्त कुछ लोग किस तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। अब हम जा रहे हैं एक स्कूल में। स्कूल टीचर रॉबिन डीटजिक ने मौसम का हाल सुना था और ये चेतावनी भी कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। मगर उसी दिन दोपहर तक उनका स्कूल बंद हो गया और उस संकट से निपटने के इंतजाम किए जाने लगे। 20 मई साल 2013 को मोअर, ओक्लाहोमा में एक जबरदस्त टॉर्नेडो जमीन पर उतरा। टोर्नेडो गरज तूफान से पैदा होने वाले बड़े ही खतरनाक तूफान होते हैं। गरज तूफान तब बनते हैं जब गर्म नम हवा ऊपर जाकर वायुमंडल के सबसे निचले हिस्से में ठंडी हो जाती है, उसी से टोर्नेडो बनते हैं। अगर उस गरज तूफान के नीचे काफी तेज हवा हुई तो उससे हवा तेजी से नाचने लगती है और उससे ही वो भंवर बनता है जो हम अक्सर टोर्नेडो के अंदर देखते हैं। एक स्थानीय एलिमेंट्री स्कूल की टीचर रॉबिन डीटजिक ने अपनी जिम्मेदारी संभाली हुई थी। हमारे प्रिंसिपल ने हमें इंटरकॉम पर कहा कि हम टोर्नेडो से निपटने के उपाय शुरू कर दें, और बस इतना सुनते ही बच्चे थोड़ा घबरा गए थे। कुछ तो ये सोचकर बहुत खुश थे कि आज कुछ नया होने वाला है। टॉर्नेडो बड़े ही खतरनाक होते हैं और उनके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज बच नहीं पाती। मोर, ओक्लाहोमा में आया वो टॉर्नेडो आज तक के सबसे खतरनाक टॉर्नेडो में से एक था। वो EF5 दर्जे का था। उसमें हवा भी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहती है। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा उस इलाके को निगलने को तैयार थी।
जब हमसे कहा गया कि हम बाथरूम में चले जाएं, तब मैं समझ गई कि मामला गंभीर है। रॉबिन के स्कूल पर वो टॉर्नेडो कहर बनकर टूटने वाला था। वो करीब 3:17 पर नीचे आया था और 3:18 पर स्कूल की सारी घड़ियां बंद हो गईं। जब वो उनके स्कूल से टकराया तब आप फोन पर हो रही उनकी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातचीत सुन सकते हैं। पच्चीस लड़कियां और टीचर बाथरूम में बंद थी और चारों तरफ तबाही का आलम था। अब सब शांत हो गया है, अब और कुछ नहीं होगा। जब वो टॉर्नेडो आया था तब दिन के वक्त ही पूरे शहर में रात का माहौल बन गया था। कुछ ही मिनट बाद पूरे स्कूल में मलबा भरा था। उन्होंने उन बच्चों की जान बचा ली थी। वो उन बच्चों को बिल्कुल सही जगह पर ले गई थी, एक ऐसी जगह पर जहां खिड़कियां नहीं थी, क्योंकि टोर्नेडो किसी भी खिड़की को तोड़ डालते हैं। वो एक ऐसे कमरे में थी जो सबसे ज्यादा सुरक्षित था। जब मैं दरवाजा खोलकर बाहर आई और गलियारे से गुजर रही थी, तब मेरे मन में यही बात चल रही थी कि कंक्रीट की इस मजबूत इमारत के आसपास अब कुछ नहीं बचा होगा। अरे बाप रे! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! जब मेरी नजर पार्किंग की ओर गई तो देखा कि वहां एक भी कार नहीं बची है। सड़क के पार जो घर थे वो अब तिनके तिनके होकर बिखर चुके थे। दूर दूर तक कुछ भी नहीं रह गया था। उस टॉर्नेडो से करीब $200 करोड़ का नुकसान हुआ था। रॉबिन के स्कूल में तो किसी की जान नहीं गई थी, मगर शहर में करीब 300 लोग घायल हुए थे और 25 की जान चली गई थी। बहुत से लोग जानवरों के साथ काम करना चाहते हैं, मगर मैं अनुभव से कह सकता हूं कि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहना चाहते। अब जो क्लिप मैं दिखाऊंगा उसमें इस शख्स का सामना एक भड़के हुए सांड से हुआ था। स्पेन का ये लड़ने वाला सांड करीब घंटे भर से मैलागा में आजाद घूम रहा था। जब वो सड़क पर चल रहा था तब ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन वो 2 लोगों को घायल कर चुका था और अपने अगले शिकार की तलाश में था। इस क्लिप में हमें लड़ने वाला एक स्पेनिश सांड दिख रहा है और वो वैसे भी बड़े ही खतरनाक होते हैं। लाल शर्ट वाले एक शख्स ने सांड का ध्यान खींचा, मगर देखने वालों को ये उसकी बेवकूफी ही लगी। देखकर तो लगा कि वो वहां से गुजर रहा है, मगर ऐसा था नहीं। उसे मालूम था कि वो क्या कर रहा है। उसने वहां जो किया वो मैंने बुलरिंग के बाहर कभी नहीं देखा है। पुर्तगाल में फोकोडोज में ऐसा करते हैं। उसने छलांग लगाकर सांड के सींग पकड़ लिए और उन सींगों के बीच अपना शरीर लाकर उससे भिड़ गया। सड़क पर घूम रहा वो शख्स असल में पूरी तरह से ट्रेंड था और उस कंपनी के लिए काम करता था जो इस सांड की मालिक है। आप शायद ये सोच रहे हो कि उस सांड ने उस शख्स पर इसलिए हमला किया कि उसने लाल शर्ट पहन रखी थी, लेकिन सच तो ये है कि सांड असल में कलर ब्लाइंड होते हैं, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शर्ट किस रंग की है। सांड तो उस शख्स की हरकतों का जवाब दे रहा है, रंग के पीछे नहीं भाग रहा। सांड को जमीन पर गिराने के बाद वो शख्स आसपास से गुजरने वाले लोगों की मदद मांगने लगा। वो उनके हौसले, उनकी मदद की इच्छा और सांड पर काबू पाने की उनकी काबिलियत पर निर्भर हो गया और उसकी कोशिश थी कि सांड को सबके भार से जमीन से उठने न दिया जाए। अगर सांड उठ जाता तो वो सींगों से बुरी तरह हमला करता और तब इन्हें लेने के देने पड़ सकते थे। देखने वालों के लिए ये बहादुरी भरा काम था, मगर सच कहें तो इस शख्स के लिए ये रोजमर्रा का काम है। एक शख्स ऐसा है जो किसी ऑफिस में तो नहीं बैठ सकता, और वो साहब हैं ओरेगन के जोशुआ फ्रेजियर, जो एक फिल्म में अपने स्टंट खुद करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो स्क्रिप्ट में तो कहीं नहीं लिखा था। जोशुआ बड़े खुशकिस्मत थे। वो काम के दौरान होने वाले एक बड़े ही बुरे हादसे में बच गए थे और शायद ही कोई चाहे कि उसके साथ कभी ऐसा कोई हादसा हो। मेरा फैसला बिल्कुल गलत था और मैंने कोई सुरक्षा उपाय भी नहीं किए थे। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे उस धमाके के आसपास भी नहीं जाना था। वो अंदर ही है, आग बुझाओ, जल्दी आग बुझाओ, जल्दी, वो चल रहा है, आग बुझाओ। मैं खिड़की से बाहर कूदा, तभी मैंने एक तेज धमाके की आवाज सुनी और फिर तेज गर्मी महसूस होने लगी। तब मैं समझ गया कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि मुझे गर्मी नहीं महसूस होनी चाहिए थी। इस स्टंट के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी थी। स्टंट के लिए इस्तेमाल होने वाले बमों को तभी फटना था जब जोशुआ खिड़की के बाहर निकल जाते, लेकिन बदकिस्मती से विस्फोट जल्दी हो गया। वो शख्स आग की लपटों में घिर गया था। स्टंट नाकाम रहा। हैरानी की बात है, वो जल रहा था, एक इंसान जल रहा था। वो आग का गोला बन चुका था और जलने से उसकी मौत हो सकती थी।
कम बजट की अपनी फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे जोशुआ ने अपने स्टंट खुद करने का फैसला किया था। ये क्लिप कमाल की है। गलत टाइमिंग, इसमें तो यही दिख रहा है, कम्युनिकेशन और गलत टाइमिंग। मैं आग के बीच था, ये मेरी जैकेट है। मैं खड़ा हुआ, अपनी जैकेट उतारी और इंतजार करने लगा, मगर जैकेट उतारने के बाद भी मुझे गर्मी महसूस हो रही थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद जल रहा हूँ। फिर पता लगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता और वो कोशिश कर रहे हैं। तब मैंने लुढ़कना बंद कर दिया क्योंकि तब मैंने भी हार मान ली थी। अगर आप आग से घिरे हो तो सबसे पहले आग बुझानी चाहिए। अगर आप अकेले हों तो अच्छा होगा कि पानी में कूद जाइए या फिर रेत पर लुढ़किए। अगर हो सके तो आप भी उनकी तरह एक कंबल ले लीजिए ताकि आग को ऑक्सीजन ना मिले। ऑक्सीजन मिलने पर आग और भड़कती है। हर साल दुनिया भर में करीब 80 लाख जगहों पर आग लगती है, जिनमें से 80,000 में किसी की मौत होती है। जोशुआ 3 हफ्ते तक कोमा में रहे और उनका बदन 40% जल चुका था, मगर वो अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा बच गए और फिर से एक्टिंग भी करने लगे। इन हालात से दूर ही रहना अच्छा है। हमारे बहुत से एक्सट्रीम सर्वाइवर दूसरों की बहादुरी की वजह से ही जिंदा बच पाए, मगर मेरे लिए एक क्लिप ऐसी है जो सबसे अलग है, और वो है अटलांटा में क्रेन ऑपरेटर को बचाया जाना। उस फायर फाइटर की काबिलियत और पायलट की बहादुरी के साथ साथ क्रेन ऑपरेटर की जान बचने की एक बड़ी वजह थी उसका ठंडे दिमाग से काम लेना।